नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। 100 प्रश्न जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें 8 से 9 प्रश्न आपको इसी से पूछा जाता है। 8 से 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको उच्चारण स्थान से पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, तो आप सभी के लिए उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी, क्योंकि दोनों कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलते हैं हम आगे और आपको बताते हैं कि क्या है उच्चारण स्थान। इसको पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा कि आखिर उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान मूल रूप से 7 होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, हमारा जो ए वाला एरो है इसको ध्यान से देखते रहिए, कहाँ कहाँ एरो जाता है। ठीक है, तो इसका मूल रूप से कितना होता है? तो 7 प्रकार से होते हैं। पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा है मुर्दा, और चौथा है दंत, और आगे 5वां है यहाँ पे ओष्ठ, फिर है नासिक और फिर है जिह्वामूल। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहते हैं? तो उच्चारण स्थान कहते हैं, जिससे यहाँ पे उच्चारण होता है, जिस स्थान से उच्चारण होता है। आगे हम आपको परिभाषा ही बताएंगे। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में रहेगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हिंदी में जिह्वामूल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे जिह्वामूल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, अतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6 होते हैं। संस्कृत में पूछेगा तो टोटल 7 होते हैं। हिंदी में जिह्वामूल जो है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, समझ गए कि हिंदी में 6 होता है, संस्कृत में 7 होता है, हिंदी में 1 हटा दिया जाता है जिसका नाम है जिह्वामूल। ठीक है, कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थान होते हैं। कुछ वर्णों को 2 उच्चारण स्थान होते हैं। किसका किसका होता है? सुनिएगा आगे। उच्चारण स्थान से संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का प्रकार नीचे दिया गया है, मतलब निम्नलिखित दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, कुछ उच्चारण स्थान ऐसे होते हैं जिनको 2 स्थानों से मिलकर होता है। जैसे कहने का मतलब कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक ना, हम किसी वीडियो में बताए होंगे कंठ प्लस ओष्ठ से बनता जो है, ध्यान से देखिएगा, कंठ और एक ओष्ठ, कंठोष्ठ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, जैसे दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, तो ऐसे होते हैं 2 उच्चारण स्थान मिला करके बनते हैं। चलिएगा दोस्तों, पहला हमारा उच्चारण स्थान है कंठाव्य वर्ण। ठीक है, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण को कंठाव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, कंठाव्य वर्ण कहलाता है। इनमें क्या क्या होता है? तो का, खा, गा, घा। ठीक है, ये 4 होते हैं। अंगा आता है या नहीं आता है वो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इसका संस्कृत सूत्र क्या है? तो इसका संस्कृत सूत्र है अकुह विसर्जन नियानम कंठा। ठीक है, तो ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे यह भी बताएंगे कि कंठ वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब आते हैं। इसके अलावा भी कौन कौन आता है वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम एक एक करके सभी भेदों को आपको बता देते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तालाब्य वर्ण, मतलब कि तालु से जो होता है। ठीक ना, तालु की मदद से बोले जाने वाली वर्ण को तालाब्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार से 4 को होते हैं। इससे ज़्यादा भी होता है, हम आगे बताएंगे। ठीक ना, बोले हैं अभी चा, छा, जा, झा। ठीक ना, तो इसको याद कर लीजिए, चा, छा, जा, झा तालाब्य वर्ण में आता है। इसका संस्कृत सूत्र क्या है? तो इचु यस्नातुल्य। ठीक है, इसका सूत्र है। ठीक है, प्रश्न कैसे कहेगा? तो प्रश्न पूछेगा कि चा का उच्चारण स्थान सूत्र क्या है? इचु यसाना। उसके बाद हमारा तीसरा यहाँ पे है। तीसरा क्या कह रहा है कि मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण जो मूर्धा से होता है, इसको क्या कहते हैं? तो मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर, ठीक ना, कंठ के ऊपर मूर्धा होता है, उससे उच्चारण जो होता है उसे मूर्ध वर्ण कहते हैं। ये टा, ठा, डा, ढा, ना 5 होता है इसमें। ठीक ना, अभी तक इसमें 4 हुआ, और का, खा, गा, घा, अंगा हुआ यहाँ पे कंठ वर्ण में, लेकिन मूर्ध वर्ण जो है इसमें 5 होते हैं। इसका जो
सूत्र है उसको नाम है ऋटुर्षाणम, ठीक है, ऋटुर्षाणम मूर्धन्य। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम आगे जाते हैं। सभी के लिए यह वीडियो है, संस्कृत या हिंदी से रहे सभी के लिए है। चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पे चौथा है दंतव्य वर्ण, ठीक है। दंत वर्ण आपको बता दें ये दांत से होगा। दंत वर्ण में किससे उच्चारण होगा, तो ये दांत से होगा, ठीक है ना, दांत से होगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, पांचों आ जाएगा। इसका सूत्र का नाम क्या है, तो लितृस्नानम, ठीक है, लितृस्नानम, ठीक है। चलिए ओष्ठव्याय वर्ण, इसमें ओठ से होएगा, ठीक है। इसमें होठों से जो बोला जाएगा वर्ण को उसे होष्टव्य वर्ण कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, तो पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र आगे हम आपको सब बताएंगे किससे कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। इसका सूत्र का नाम है क्या चीज, उपु पद्मानियानम ओमोष्टो, ठीक है, इसका ये सूत्र है। इसके बाद हम आ चुके हैं नासिक के वर्ण में, ठीक है। नासिक के वर्ण में क्या क्या होता है, तो नासिक के वर्ण में नाक से बोले जाने वाले, ठीक है, जो जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है उसको नासिक के वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, तो अंग आ जाएगा। आई जब पढ़िएगा तो अंग और आ आता है, लेकिन जो इसमें अंग है ऊपर एक बिंदु वाला, ध्यान से एक एक अक्षर को देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पे डा हो जाएगा, इया हो जाएगा, टावर गिना हो जाएगा, ना हो जाएगा और फिर माँ हो जाएगा। इसका संस्कृत सूत्र क्या हो गया, तो इसका संस्कृत सूत्र का नाम क्या है, तो ई मंडनानम, इसका सूत्र है ई मंडनानम नासिक चा, ठीक है, इसका सूत्र है, ठीक है। एक एक सूत्रों को पेज में लिख लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए सभी को और याद कर लीजिएगा। इसके बाद 7वां क्या कह रहा है, कंठ तालव्य वर्ण, कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें ए और आई आ जाएगा। इसका संस्कृत सूत्र क्या होता है, एदतो कंठ तालु, कंठ तालव्य वर्ण में कंठ और तालु की सहायता से बोला जाएगा और कंठ तालु की सहायता से कंठ तालव्य, इसमें ए और ए आ जाएगा। कंठोष्ठ वर्ण, अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि कंठोष्ठ वर्ण 2 उच्चारण स्थान से भी बनता है, तो इसमें क्या क्या है, तो कंठ और ओष्ठ। आगे पढ़िएगा देखिएगा यहाँ पे कंठ और ओष्ठ की सहायता से, तो वैसे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें ओ और इसका संस्कृत सूत्र क्या होता है, उदौता कंठोष्टम, ठीक है, उदौता कंठोष्टम इसका सूत्र होता है। चलिएगा प्यारे साथियों, इसके बाद हमारा 9वां यहाँ पे 9वां भेद इसका क्या है, चलिएगा। इसके बाद 9वां हमारा उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ वर्ण। हम आपको बताए थे दंतोष्ठ वर्ण कि दंत और ओष्ठ से, ठीक ना, जैसे कंठोष्ठ किसको से होता है, कंठ और होष्ठ से होता है। इसके बाद यहाँ पे दंत और ओष्ठ से दंतोष्ठ होता है, तो दांत और ओष्ठ जो होंठ होता है उससे बोले जाने वाली दंतोष्ठ कहलाएगा। इसका सूत्र क्या है, तो वाक्रस्य दंतोष्टम, ठीक है, वाक्रस्य दंतोष्टम। आगे है जिह्वामूल, संस्कृत के लिए ये इम्पोर्टेंट छात्र एवं छात्राएँ हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। जिह्वामूल की मदद से बोले जाने वाली, मतलब जीभ की सहायता से, ठीक ना, जो आपका जीभ है उसकी सहायता से बोले जाने वाली यहाँ पे वर्ण को क्या बोलेंगे, तो जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, तो जिह्वामूलीय मूल्यस्य जिह्वामूलम, ठीक है, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, इसका ये सूत्र है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिएगा तो साथियों इसके बाद हम आ चुके हैं उच्चारण स्थान की तालिका। देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्टुअल वाला चीज़ है ये सब, ठीक ना, इसे आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक ना। जैसे का बोलते हैं तो का में आपको क्या करना पड़ता है, तो अंदर से जो वायु है उसको निकालना पड़ता है, ठीक ना, का, ठीक है, कुछ वायु निकालना पड़ता है, जिसमें कम वायु निकालना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि हवा को दबाने से, कम करने से, अलग अलग प्रकार से करने से यहाँ पे उच्चारण होता है। जैसे कहने का मतलब हा हो गया, हा में क्या हुआ, अंदर से गर्म हवा निकलता है, ठीक ना, तो हा हो गया, तेलाबी शा हो गया, संजोगी सा हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना होगा कि वो बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जो हवा के माध्यम से बोली जाती है, ठीक ना। चलिएगा, मुख के अंदर 5 विभाग होते हैं। मुख के अंदर कितने विभाग होते हैं, ठीक है, जिनके अनुसार जिनको यहाँ पे उच्चारण स्थान कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के अंदर कितने भाग, तो
5 भाग होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, तो उच्चारण स्थान कहते हैं। इन 5 भागों में प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। सभी भागों में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये भाग स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे एक हो गया आ, एक हो गया ई, हर्षाई ई और हर्षाई ऊ, एक हो गया री और एक हो गया ली। टोटल कितने होते हैं, 5। यही 5 विभागों के बात किया जा रहा है जो मुंह में होते हैं, मतलब यहाँ पे मुख में होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक भाग से एक एक स्वर निकालते हैं, मतलब एक एक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, यही शुद्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाते हैं, शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनके दीर्घ रूप क्या है, तो इनका दीर्घ रूप है आ, मतलब इसी वर्ण को थोड़ा सा आप ऊंचा मतलब आवाज़ में बोलिएगा तो इससे हम शुद्ध स्वर ना कह करके हम इसे यहाँ पे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ को आप थोड़ा सा ऊंचा स्थान में बोलिएगा, ऊंचा आवाज़ में, तो आ को हम बोल सकते हैं आ। हर्षाई ई को हम बोल देंगे ई। उसके बाद जो ऊ है, हर्षाऊ ऊ है, उसको बोलेंगे हर्षाऊ दीर्घाऊ ऊ, ठीक ना, दीर्घाऊ ऊ बोलेंगे। इसके बाद री है तो उसको हम री बोलेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दीर्घ रूप से हो जाता है। ये जो है शुद्ध रूप से आ हो गया, ई हो गया, री हो गया, री हो गया, ऊ हो गया। और इसके बाद दीर्घ रूप से आ, हर्षाई ई, दीर्घाई ई और री हो जाता है, ठीक ना, ली नहीं होता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिएगा कि मिलाए जाए तो ये 9 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, 5 इधर और 4 इधर, तो 4 और 5 हो गया 9। तो इसमें से 5 क्या है, तो शुद्ध स्वर 5 है और इसमें से दीर्घ स्वर 4 है, तो टोटल इसमें 9 हो जाते हैं, जिन्हें संस्कृत के मूल स्वर भी कहते हैं। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आ ई से लेकर पूरा ऊ तक, ठीक ना, ऊ तक। और एक हो गया री और दूसरा हो गया लिरी, मतलब ये 9 वर्णों को, इन 9 वर्णों को क्या कहते हैं, तो इन 9 वर्णों को कहते हैं मूल स्वर। तो अब आपको याद कर लेना है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। देखिएगा आगे, स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जाता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्वर उसे कहते हैं जो एक ही आवाज़ को बहुत देर तक बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब आ, ठीक है, आ ई वर्ण जो एक लंबे अवधि तक बोला जाता है, मतलब बहुत देर तक बोला जाता है। जैसे आ, ठीक है, आ बोलने में थोड़ा हमें अंदर से हवा निकालना पड़ता है और उसको अच्छे तरह से बोलना पड़ता है, जिसमें से देर भी लगता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है आ। लेकिन बोलते हैं हम का, बोलिए का, ठीक है, का खा गा घा, ये हम शॉर्ट में बोल देते हैं और कम समय में बोल देते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो आ से लेकर के आ ई और एक री और एक लिरी क्या है, स्वर है, क्योंकि इसमें बोलने में इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। तो जिसको बोलने में समय लगेगा, जिस वर्ण को, उससे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्वर, ठीक है। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है संस्कृत और हिंदी दोनों दृष्टि से, ठीक ना, दोनों दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उच्चारण स्थान, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले उच्चारण स्थान में आप देख सकते हैं कंठ है, स्वर कौन कौन होते हैं, व्यंजन, अंतस्थ, उसमें। तो इसे आप एक कॉपी में इस तालिका को, इस डायग्राम को बना लीजिए। हम बताने वाले हैं कंठ से स्वर, व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, उसमें व्यंजन, उसमें वर्ण, सब हम बताने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान में क्या क्या है, तो कंठ, तालु, मुर्दा, आगे भी है, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले हम कंठ में जाएंगे। कंठ में कौन कौन से स्वर से उच्चारण होता है, तो कंठ उच्चारण स्थान से स्वर की बात करें तो आ और आ आता है, ठीक है। चलिए व्यंजन की बात करें तो का खा गा घा अंग आता है, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ वर्ण इसमें नहीं आता है, ठीक है। उसमें वर्ण की बात किया जाएगा तो हा और आह आएगा, ठीक ना। अंग के बाद आता है आह, तो ये आह आएगा, ठीक है। चलिए तालु में आ जाएगा तो तालु में स्वर के लिए ई, हर्षाई ई और दीर्घाई ई आ जाएगा स्वर में। चलिए इसके बाद व्यंजन में चाचा जाझा इया, माने कि इसमें हो गया चा वर्ग, ठीक है, और इसमें हो जाएगा का वर्ग, ठीक है, इसमें का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद अंतस्थ वर्ण में आ जाएगा क्या चीज़, या आ जाएगा। उस वर्ण में क्या आ जाएगा, तो तेलाबी शाह आ जाएगा, ठीक ना। चलिए मुर्दा की बात किया जाए तो इसमें स्वर के रूप में आ जाएगा री और एक हो गया री, दोनों री ही हैं लेकिन उच्चारण स्थान से दोनों स्वर हैं, ठीक है। तो ये दोनों री हो जाएगा,
ठीक है। चलिए इसके बाद मूर्धा में आ जाएगा व्यंजन की बात किया जाए तो इसमें टा वर्ग मतलब 5 आ जाएगा। अंतस्थ वर्ण की बात किया जाए तो मूर्धा में आ जाएगा क्या चीज़, तो इसमें रा आ जाएगा, ठीक है ना, रा। इसके बाद ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण में आ जाएगा शा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है दंत में, ठीक है, मतलब दांत में। तो स्वर्ण वर्ण की बात किया जाए तो दांत में आ जाएगा लिरी, और बाकी व्यंजन में बात किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा क्या चीज़, तो ता वर्ग पूरा आ जाएगा। इसके बाद अंतस्थ वर्ण के लिए ला आ जाएगा, और उसके बाद ऊष्म के लिए यहाँ पे शा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे ओष्ठ के लिए, ओष्ठ उच्चारण स्थान के लिए। तो ओष्ठ में अगर जो स्वर को देखा जाए तो हर्षाई उ और दीर्घाई उ, ठीक ना। और अगर व्यंजन को देखा जाए तो पा वर्ग पूरा आ जाएगा। अंतस्थ वर्ण को देखा जाए तो कुछ नहीं आएगा। ऊष्म व्यंजन ऊष्म वर्ण में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ओष्ठ के देख लिए, अब हम देखेंगे किसको, तो नासिक को। तो नासिक में आइए बताते हैं आपको। नासिक में यहाँ पे स्वर वर्ण में कुछ नहीं होगा, और नासिक में अगर जो देखा जाए तो व्यंजन में क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा, और यहाँ पे डावर्गिन आ जाएगा। और इसके बाद इया ना और मा दोनों ना आ जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए व्यंजन के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अंतस्थ वर्ण में तो कुछ नहीं, और फिर ऊष्म वर्ण में भी कुछ नहीं। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से होता है इसमें। अगर जो इसमें स्वर की बात किया जाए तो ए और ऐ दोनों आ जाएगा, और व्यंजन में कुछ नहीं, अंतस्थ ऊष्म में भी कुछ नहीं। कंठोष्ठ में हम आ जाएंगे तो ओ और औ आ जाएगा, अभी हम जस्ट बताए थे। और यहाँ पे व्यंजन में कुछ नहीं, और फिर कोई भी शब्द नहीं, कोई भी यहाँ पे वर्ण नहीं आएगा, और अंतस्थ वर्ण में भी नहीं आएगा, और इसके बाद यहाँ पे ऊष्म वर्ण में भी नहीं आएगा। दंत की बात किया जाए तो स्वर वर्ण में और व्यंजन वर्ण में नहीं आता कुछ नहीं। इसके बाद बात करें अंतस्थ वर्ण में तो वह आता है, और फिर यहाँ पे ऊष्म वर्ण में कुछ नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि कौन से उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण को बोला जाता है, ठीक है। बाकी हिंदी में ध्वनि बताया गया है तो उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको सभी बता दिए कि किस उच्चारण स्थान से किस उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण को बोला जाता है, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और फिर ता वर्ग और पा वर्ग, ऐसे करके आप टोटल याद कर लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से इसे याद कर सकते हैं। तो अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए, एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।